हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज है ट्यूसडे और अभी दोपहर के 12 बजने वाले। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। अभी मुझे कपड़े वगैरह आयरन करने हैं, क्योंकि आज मुझे ना पालक पनीर बनाना है। तो उसी के लिए पालक को साफ़ करना, फिर उसको धो के रखना, ये काम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो जितने भी सब्ज़ी फ्रूट्स वगैरह आए थे वो सभी धोए। तो सब्ज़ी फ्रूट्स वगैरह धोने में वैसे तो टाइम लगता ही है, लेकिन जो पालक होता है ना, उसको क्लीन करना, उसको वॉश करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उसी में ही आज मेरा काफ़ी टाइम चला गया। वैसे मैंने सोचा था कि मैं 10:30 तक फ्री हो जाऊंगी और उसके बाद कपड़े आयरन करूंगी, लेकिन फिर लगा कि पहले पालक को साफ़ कर देती हूँ और जब वो साफ़ हो जाएगा उसके बाद ही अपने काम करूंगी। तो मैं हफ्ते 10 दिन में अपने जो कपड़े होते हैं, अपने कुर्ते वगैरह, वो आयरन कर ही लेती हूँ, क्योंकि ये कॉटन के होते हैं, रेयॉन फैब्रिक के होते हैं। इनमें सलवटें सी आ जाती हैं। तो हालांकि मैं बहुत अच्छे से आयरन नहीं करती हूँ, मतलब बहुत दबा दबा के नहीं करती हूँ, सिर्फ इतना कि इसकी सलवटें चली जाएं। क्योंकि घर में भी पहनो तो फिर मतलब ऐसे सलवटों वाले कपड़े घर में भी पहनने अच्छे नहीं लगते हैं। मतलब लगता नहीं है कि आप थोड़े साफ सुथरे से हैं या नहाए धोए से हैं, इसलिए ज़रूरत हो जाती है कि इन कपड़ों को आयरन करके रखो। इससे एक ये भी फ़ायदा हो जाता है कि आपकी वार्डरोब भी ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है अच्छे से। आयरन करके उनके हैंगर्स पे टांग दो, उनकी बास्केट में रख दो, तो अच्छे से रखे जाते हैं। और थोड़ा सा प्रेस होने के बाद थोड़ा प्रेस यानी दब भी जाते हैं ये, तो इनको रखना भी थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो बस झटपट फटाफट फटाफट वाली प्रेस करती हूँ मैं। ऐसे कोई लंबा, बहुत लंबा, मतलब बहुत मेहनत वाला मैं ये काम नहीं करती हूँ। तो बस सलवटें ये हटाने का काम होता है। तो ये वाला काम ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद फिर मुझे वो पालक जो है धो के रखा हुआ है, ये देख लीजिए मैंने धो के रखा हुआ है, और इसको अभी बॉईल करने के लिए रख दूँगी। देखने में देखो कितना सारा लग रहा है, लेकिन बनने के बाद बहुत ज़रा सा हो जाता है ये। और पत्ते इतने बड़े बड़े हैं ना इसके, मैं बहुत छोटे छोटे पत्तों वाला पालक ढूंढ रही थी, वही ज़्यादा टेस्टी होता है और अच्छा होता है, लेकिन ये इतने बड़े बड़े पत्तों वाला मिला है। इसमें कचरा भी काफ़ी था, बहुत मिट्टी थी। 3 से 4 बार मैंने इसको धोया है और फिर उसके बाद फिर ये जाके साफ़ हुआ है। तो अब देखो ये छोटा सा मच्छर सा ऐसे घूम रहा है, और बस इसे अब बॉईल करने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे मैंने एक बर्तन में पानी लिया है और इसमें अब उबाल आने वाला है, और इसके अंदर नमक डालूँगी और फिर जो पत्तियाँ हैं पालक वाली वो उबलने के लिए रख दूँगी। ज़्यादा देर नहीं उबालना है उनको, सिर्फ 5 मिनट के लिए ढक के उबालना है और उसके बाद गैस को ऑफ कर देना है, और इन पत्तियों को, मतलब पालक को, बाहर निकाल के अलग बर्तन में ठंडा कर लेना है। ज़्यादा देर तक उबालने में कहते हैं कि फिर इसका न्यूट्रिशन वगैरह जो सब होता है वो निकल जाता है, मतलब उतना फ़ायदेमंद नहीं रहता है। तो बस थोड़ा सा इसको उबालना है कि कच्चापन जो होता है पालक का वो चला जाए। तो ये देख लीजिए, अब बस इसे ढककर 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। 5 मिनट के बाद देखेंगे कि क्या हालात हैं इसके। तब तक मैं अपने मसाले वगैरह जो भी मुझे इसमें डालने हैं, मतलब जिंजर गार्लिक वगैरह क्रश करके रख लूँगी। तो अभी 5 मिनट हो चुके हैं, ये देख लीजिए बिल्कुल उबल के कैसा हो गया है। गैस ऑफ कर दूंगी और इसे अब अलग बर्तन में ठंडा होने के लिए रख दूंगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आजकल तो ठंड आ गई है, मौसम ठंडा हो गया है, तो फटाफट ये ठंडा हो गया था। बस इसको फिर मैंने ग्राइंडर में कोर्सली इसको ग्राइंड कर लिया था बहुत ठंडा होने के बाद, मतलब बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया था, हल्का जैसे थिक थिक सा रहता है ना, वैसा रखा था। और मैं ना इस बार जो पालक पनीर है वो दही के साथ बनाने वाली हूँ। लोग, मतलब जनरली वैसे तो उसमें लोग, या हम लोग सभी इसके अंदर मलाई डालते हैं, अमूल की क्रीम डालते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि इस बार दही से बना कर देखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दही लिया है, इसके अंदर मैंने डाली है हल्दी, और कश्मीरी लाल मिर्च भी मुझे डालनी थी, लेकिन देखा आज तो वो ख़त्म हो चुकी है, वो ध्यान नहीं रही मुझे लेनी। तो आप ज़रूर डाल लीजिएगा, अपने हिसाब से मसाले घटा बढ़ा लीजिएगा। मैंने हल्दी डाली और फिर इसके अंदर धनिया पाउडर डाला, और फिर इसके अंदर मैंने डाला है सब्ज़ी मसाला। आप चाहें तो गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल लीजिएगा, लाल मिर्च पाउडर भी डाल लीजिएगा। फिर इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, इसे थोड़ा सा फेंट लिया है। तो देखते हैं इस बार। वैसे जब ये बना था ना, बनने के बाद इसका टेस्ट जो होता है ना, थोड़ा खट्टा खट्टा सा बड़ा अच्छा लगा। अगर आपको पसंद है थोड़ा खट्टा इस तरीके से खाना तो ठीक है, नहीं तो आप दही वाला जो प्रोसेस है उसको स्किप कर सकते हैं, और उसकी जगह फिर आप मतलब मसाले वगैरह जैसे होता है, जैसे अनियन वगैरह को करने के बाद
भूनने के बाद लहसुन अदरक वगैरह जो होता है सब भून जाए, तो उसके बाद फिर आप उसमें मसाले वगैरह ऐड करने के बाद और पालक वगैरह पकाने के बाद उसमें आप क्रीम डाल सकते हैं, लेकिन एक बार ऐसे भी ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पर ना मैं तड़का देने वाली हूँ घी में, तो हल्का सा मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, फिर इसके बाद इसके अंदर मैं घी डालूंगी। घी में तड़का देने से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मतलब खुशबू तो बहुत अच्छी आती ही है। नहीं चाहते हैं आप घी में तड़का देना तो आप मस्टर्ड ऑयल में भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल इसलिए डाला है ताकि जो घी है ना वो जल ना जाए, जले हुए घी की फिर स्मेल ना अच्छी नहीं लगती है। तो इसे हल्का सा गर्म करूँगी मैं और फिर इसके अंदर ज़ीरा डालूँगी। और ज़ीरा तो वैसे मैंने थोड़ा सा जल्दी ही डाल दिया था, थोड़ा सा और वेट करना चाहिए था इसे गर्म होने का, तो मैंने थोड़ा जल्दी मचाई थी। इतनी जल्दी आप मत मचाइएगा, थोड़ा सा गर्म करने के बाद ही इसके अंदर आप ज़ीरा डालिएगा। तो फिर जब ज़ीरा थोड़ा सा भुन गया, हल्का सा भुन गया, तो फिर मैंने इसके अंदर डाला जिंजर गार्लिक और हरी मिर्ची। इसको मैंने क्रश करके रखा हुआ था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो इसे थोड़ा सा भून लूँगी जब तक ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा नहीं हो जाता है। और फिर इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ प्याज। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको मैंने पतला पतला चॉप्ड कर लिया था, वो इसके अंदर डालें। मसाले तो मतलब जो होते हैं वो वैसे ही बेसिक से होते हैं जो आप हर सब्ज़ी में डालते हो, हर एक का तरीका एक सा ही होता है। तो बस ये प्याज भी इसमें डल गया है, इसको थोड़ी देर तक भून लूँगी, मतलब ये गोल्डन ब्राउन सा हो जाए, तब तक इसको लगातार चलाते हुए भून लेना है। यहाँ पर अब ये प्याज भी भुन गया है, इसमें अब डाल दूँगी मैं हींग। हींग बहुत ज़रूरी है, पेट के लिए तो अच्छा होता ही है। और इसे थोड़ी देर ऐसे ही चला लूँगी। और फिर मैंने जो पालक को, नहीं पालक नहीं, ये जो दही है ये जो बना के रखी हुई थी मसाले के साथ, ये मैंने इसमें डाल दी है। और इसको लगातार चला देना है। गैस को मैंने अभी लो किया हुआ है, इसको लगातार चलाना जब तक इसके में बॉयल नहीं आ जाता, नहीं तो दही फट जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें अब बॉयल आ गया है। गैस को मैंने अब थोड़ा सा तेज़ कर दिया, मतलब मीडियम कर दिया है। इसको फिर से चलाती रहूँगी और तब तक चलाना है जब तक कि इसके अंदर से जो घी है ना वो सेपरेट नहीं हो जाता है। अब आप देख सकते हैं क्वांटिटी भी थोड़ी कम हो गई है दही की, पानी इसका उड़ गया है और जो इसका घी है अब वो सेपरेट हो गया है। यहाँ पर ये मैंने जो पालक था इसको मैंने जैसे ग्राइंड किया हुआ था वो इसमें डाल दिया है। अभी थोड़ी थिक सी है ये ग्रेवी, थोड़ा सा इसमें मैं पानी को ऐड करूँगी। आप चाहें तो बहुत पतला भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको रोटी के साथ खाना है, रोटी के साथ ही खाते हैं, तो फिर मतलब ऐसा ही थोड़ा थिक होता है ना, तो ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसमें नमक डाल दिया है, नमक पानी में उबलते हुए भी डाला था और अब यहाँ पर भी मैंने इसमें डाल दिया है। बस अब इसको ढक कर पका लूँगी जब तक कि इसमें बॉयल नहीं आ जाता अच्छे से और इसमें भी जो ऑयल वगैरह है, इसका जो घी है वो सेपरेट नहीं हो जाता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 4 मिनट लगते हैं। और आप देख सकते हैं कॉर्नर्स में आप इसके देखेंगे जो ऑयल है वो आ गया है। तो बस पक कर तैयार हो गया है हमारा ये पालक। अब इसके अंदर मैं डालूंगी धनिया की पत्तियाँ, बहुत अच्छी लगती है, डाल के देखिएगा। और फिर इसके अंदर मैं डाल दूंगी पनीर। आप चाहें तो पनीर को थोड़ा सा फ्राई करके भी डाल सकते हैं, या फिर जब आप ये पालक पका रहे हैं तड़के के बाद तब भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सबसे एंड में डाला क्योंकि अभी ये जो पालक है काफ़ी गर्म है, तो इसी में ही बड़े बड़े बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये पालक जो है, पालक पनीर बनकर तैयार है। कभी ऐसे ट्राई करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये बेडशीट मैंने जो फ्लिपकार्ट से ली थी और काफ़ी अच्छे, मैंने ना वॉश करने के बाद फिर ही बेड पे डाली है और ये मेरे इस बड़े बेड पर भी अच्छे से आ गई है। कलर वगैरह बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ, फैब्रिक वगैरह भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छी लगी। शायद 400 की थी ये, और 400 के हिसाब से कलर वगैरह, इसका फैब्रिक वगैरह सब कुछ अच्छा है। बस एक ये डाउट था कि कलर ना चला जाए। कलर भी नहीं गया, मैंने वॉशिंग मशीन में इसको वॉश किया है। मैं कभी भी ना बेडशीट्स बिना वॉश किए कभी भी बेड पर नहीं डालती। अगर कोई बेडशीट नई लेकर आती हूँ तो सबसे पहले उसको वॉश करती हूँ, उसके बाद ही बेड पे डालती हूँ, क्योंकि ना अजीब सी फैब्रिक की स्मेल आती रहती है बेडशीट्स में से। तो वॉश करने के बाद वो चली जाती है और फिर ठीक लगता है उसको बेड पे डालना। तो
अब आराम से तसल्ली से बैठ के आप लोगों से बात करूंगी और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी दिनों से मेरे व्लॉग्स पर आप कमेंट सेक्शन में आते रहते हैं। तो कई बार तो मैं उनके रिप्लाई भी कर देती हूँ, कईयों को फिर सोचती हूँ कि मैं किसी ब्लॉग में आंसर करूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि एक का रिप्लाई कर दिया, एक कमेंट में का मैंने देखा कि कुछ है और मैं उसका रिप्लाई कर दूँ, उसी से रिलेटेड फिर दूसरा कोई वैसा ही कमेंट आ जाता है। फिर लगता है कि इतना सारा टाइप भी किया और इतनी मेहनत भी की, लेकिन और दूसरे लोगों ने नहीं पढ़ा। ऑब्वियस है, सब अपने अपने ही जो उन्होंने क्वेश्चन किए होते हैं उन्हीं का आंसर सब देखते हैं। तो एक क्वेश्चन तो यही था कि ये जो सोफ़ा है ये आपने कहाँ से लिया। ये सोफ़ा हमने सेक्टर 10 से लिया। सेक्टर 10 में भी बहुत सारा, मतलब एक फर्नीचर मार्केट है, वहाँ से हम लोगों ने लिया है। और होम मेकर करके उनकी जो शॉप है उसका, मतलब वो नाम है उसका। तो आपको अगर लेना है तो सेक्टर 10 होम मेकर करके ढूंढ लीजिएगा, आपको आराम से मिल जाएगा। फर्नीचर मार्केट है पूरा। तो एक तो ये सवाल का आंसर ये वैसे मैंने ना कमेंट सेक्शन में भी दे दिया था, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो देख लेते हैं, कुछ नहीं देख पाते, तो मैंने सोचा चलो ये भी क्लियर कर देती हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसका फैब्रिक वगैरह क्या है। तो ऐसा मुझे कोई खास इतना नॉलेज नहीं है। फैब्रिक वही है जो सोफे में होता है, जो फैब्रिक होता है, बस मुझे इतना नहीं पता। कलर इसका कैसा है, ये ग्रे कलर में है और इसके साथ कुशन्स वगैरह हैं। और मतलब इसका रिव्यू कीजिए। रिव्यू क्या करूं, मैंने आपको दिखा दिया, बस इतना ही बहुत है, क्योंकि ना ये कोई ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं है जो मैं आपको रिव्यू करूं इसमें ये अच्छा है या ये बुरा है या ये वो। बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन है कि इसका प्राइस क्या है, प्राइस बता दो। तो मुझे ना, मैं बताने में मुझे कुछ नहीं है। मैं काफ़ी दिनों से मतलब मेरे पास लगातार ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप इसका आंसर नहीं दे रहे हो, आप क्यों नहीं बता रहे हो। इसलिए नहीं बता रही क्योंकि हर तरीके के लोग जो होते हैं वो देखने वाले हैं। वैसे तो मेरे ज़्यादातर व्यूवर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन 2-3% ऐसे भी हैं जो हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं। अगर बाय चांस मैं आपको प्राइस बता देती हूँ तो फिर मेरे पास ये वाले क्वेश्चन आने लग जाएंगे, अरे आप तो बचत के बारे में बातें करते हो, फिर आप इतना खर्चा कैसे करते हो। कुछ लोग मुझे कंजूस भी बोलते हैं, है ना। तो ऐसे फिर बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं इग्नोर करती हूँ। कई क्वेश्चंस जो होते हैं, कई मतलब कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मैं डिलीट कर देती हूँ। कोई मुझे ज़्यादा परेशान करता है, जो हाथ धो के पीछे पड़ जाता है, तो मैं उनको ब्लॉक भी कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ना ऐसी चीज़ें, इतनी गंदगी अपने चैनल पर रखनी ही नहीं है। तो मैं तो जो मुझे 2-3 बार 3-4 बार ऐसे परेशान करता है, सीधे ब्लॉक मार देती हूँ, रखती ही नहीं हूँ। आप भी देखते होंगे मेरे चैनल पे नेगेटिव कमेंट्स आपको बहुत ही कम दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि आते तो बहुत हैं, सबको एक एक करके डिलीट करती रहती हूँ। तो इसमें प्राइस मैं इसीलिए नहीं बता रही हूँ। अगर मैं आपको प्राइस बता दूंगी तो आप, बहुत सारे जो मेरे अच्छे व्यूवर्स हैं वो तो समझ जाएंगे कि चलो हाँ इतने का ही होता है। वो देख के आपको पता भी चल गया होगा कि प्राइस कितना होगा। सबको अपना अपना आइडिया रहता है। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि सीट्स के हिसाब से जो होता है सोफे का प्राइस अब होता है। तो ये 7 सीटर है, तो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं कितने का होगा। साथ में इसके टेबल है और ये पफीज वगैरह भी आई हैं। टेबल का अलग प्राइस होता है, सोफे का अलग है, टेबल का अलग है। तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग फिर बोलेंगे आपने इतना खर्चा कर दिया। अभी मेरे पास एक बहुत बड़ा भाषण भी आया था कि आप बहुत खर्चा करती हैं, आपकी बेटी बड़ी हो रही है, आपको थोड़ा सा ध्यान से खर्चा करना चाहिए, उसके लिए गोल्ड बनवा लीजिए, है। मैं आपकी बहुत अच्छी व्यूअर हूँ, आपका भला चाहती हूँ, मुझे भी पता है, मैं भी जानती हूँ मुझे अपनी बेटी का भविष्य क्या है, क्या फ्यूचर है। हम लोगों ने सब सोच रखा है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें सब कुछ पता है, हमें किस हिसाब से खर्चा करना है। और हर पेरेंट जो होते हैं वो अपने बच्चों का फ्यूचर हम एक तरह से सिक्योर करके ही चलते हैं, क्योंकि सबको डर है कि किसी ने फ्यूचर नहीं देखा होता, सब अभी प्रेजेंट में ही जी रहे हैं। तो सब अपना कुछ ना कुछ सेविंग करते हैं और अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए भी बहुत कुछ सोचते हैं। तो इसमें इतना ज्ञान बांटने की जो होती है ना, ज़रूरत नहीं होती। गोल्ड बनवा लीजिए, मुझे जो बनवाना होगा मैं बनवा दूंगी। अगर बनवाती भी हूँ तो मैं आपको तो दिखाऊंगी नहीं कि मैंने ये बनवाया वो बनवाया। ऐसी मैं हूँ नहीं कि मैं छोटी छोटी चीज़ें, गोल्ड बनवाया, ये बनाया, ये देखो ये वाला गोल्ड बनवाया, ये देखो। इतनी शो ऑफ मेरे अंदर नहीं है। शो ऑफ होती तो शायद मैं ये सोफे का भी आपको प्राइस पूरा बता देती, हाय हमने इतना खर्चा कर दिया, इतना खर्चा कर दिया। तो मैं अभी नहीं बता सकती हूँ। जो बस रीज़न यही है कि आप लोगों को वैसे भी समझ में आ ही गया होगा कि इसका क्या प्राइस है। और जब आप मार्केट जाएंगे, ये भी हो सकता है जैसे कि आप मार्केट गए तो कुछ लोगों को अगर मैंने प्राइस बता दिया तो हो सकता है कि इससे कम में भी मिल जाए, और कुछ को ऐसा हो सकता है कि इससे ज़्यादा का भी मिले ऐसा ही सोफ़ा। तो अगर कम वाला किसी को कम में मिल गया तो कोई बोलेगा हाय दीदी आप तो लुट गए, आपने तो बहुत महंगा ले लिया। प्राइस मैंने बता भी दिया तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे हाय इतना महंगा ले लिया, आप तो लुट गए, आपने इतना खर्चा कर दिया, इतने का नहीं होता, इतना प्राइस नहीं होता। तो मन में ना फिर किसी भी चीज़ के लिए ना एकदम से ना नेगेटिविटी आ जाती है। अब ये कोई चीज़ मैंने खरीदी है, चलो जैसी भी मैंने ली है, महंगी ली है या सस्ती ली है, जो है वो मुझे पता है, ठीक है। और
आप जब मार्केट में जाएंगे ना तो आपको आराम से इस तरीके के सोफे मिल जाएंगे और आपको मालूम भी पड़ जाएगा इनका प्राइस क्या है। तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने गैस भी कर रखा होगा कि इसका प्राइस क्या है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कितने का लगता है, ये सोफ़ा कितने का होगा। और बस इतना ही कहूँगी, और कोई बहुत ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके आते रहते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं रहते। कई बारों के मैं सोचती हूँ, अब इस बार मैंने सोचा है कि मैं ना लिख लिया करूँगी, हमेशा भूल जाती हूँ। तो जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है और वो बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैं लिखा करूँगी। उसके बाद फिर आपको आराम से तसल्ली से बैठ के इसका रिप्लाई किया करूँगी। और अभी तो मुझे अपने इस लिविंग रूम को डेकोरेट करना है, क्योंकि मैंने दिवाली के वक्त किया नहीं था। तो अभी थोड़ा थोड़ा सा मैं उसकी भी तैयारी कर रही हूँ। आगे आने वाले वीडियोस में आपको दिखेगा कि मैं क्या क्या तैयारी कर रही हूँ, क्या क्या अपने इस लिविंग रूम में चेंज करूँगी। क्योंकि अब सोफ़े की वजह से ही क्या हो गया है कि पूरा माहौल ही चेंज हो गया मेरे लिविंग रूम का। जैसे कि कर्टेन मेरे पास, हाँ एक ये भी आया था कमेंट कि ना आप अपने कर्टेन भी बदल लीजिए। हाँ मुझे बदलने हैं, क्योंकि ये तो पहले के हिसाब से थे और मैंने कर्टेन बहुत टाइम से लिए ही नहीं थे, क्योंकि मैं बहुत टाइम से यही सोच रही थी कि मुझे सोफ़ा चेंज करना, इसलिए लिया ही नहीं था कि जिस कलर का सोफ़ा आएगा, जैसा आएगा उस हिसाब से मुझे कर्टेन वगैरह लेने होंगे, और जो भी आसपास चेंजेस करने होंगे वो मैं करूँगी। तो वो भी अभी काम है। तो आगे आने वाले ब्लॉग्स में जो जो मैं शॉपिंग करूँगी, छोटी मोटी जैसी भी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और आपको भी अच्छा लगता है मेरी शॉपिंग वाले वीडियोस आप देखते हैं, आपको मज़ा आता है। और आप मेरा अच्छा हाँ चलो इसको तो छोड़ो, इस वाली बात को। एक ये कि जैसे मेरे सोफ़ा ग्रे कलर का है ना, आप मेरी हेल्प करो कि मैं किस तरीके का के कर्टेंस लूँ। ठीक है, वैसे तो मैंने अपने दिमाग में भी सोच रखा है कि मैं किस तरीके के कर्टेन लेने वाली हूँ। मैंने एक थीम अपने दिमाग में रखी हुई है, और ये वाला कलर भी लेने का मेरा एक मतलब वो था, एक चीज़ सोची हुई थी मैंने। जैसे कि मैंने सोचा था कि या तो मैं ग्रे कलर में, इस तरीके के कलर में सोफ़ा लूँगी, या फिर मैं लूँगी क्रीम कलर में। इसका रीज़न, इन फ्यूचर में जब कभी कलर वगैरह कराऊंगी तो उसके हिसाब से मैं अपना वॉलपेपर या फिर पेंट टेक्सचर कुछ भी जो मैं कराऊंगी उस हिसाब से कराऊंगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। अगर मैं, आजकल जो सोफ़ा है ना बहुत अच्छे अच्छे कलर्स के भी चल रहे हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, ग्रीन कलर के चल रहे हैं, ब्लू कलर में चल रहे हैं। वो देखने में लगते वो बहुत खूबसूरत है, वहाँ पर भी थे। लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये आया कि अभी तो ये, क्योंकि ट्रेंड में है ये वाला कलर, ये अभी तो अच्छा लग रहा है। कुछ टाइम बाद, क्योंकि अब हम बार बार तो फर्नीचर को बदल नहीं सकते हैं, इतना पैसा तो हम लोगों के पास है नहीं। तो फिर क्या होगा कि कुछ दिनों में फिर वो उतना अच्छा नहीं लगता, फिर उसका फैब्रिक वगैरह चेंज कराओ तो, और फिर उसके हिसाब से आप वॉलपेपर, आपको कर्टेन, मतलब फिर आप बंध के रह जाओगे कि हमें ना मतलब इसी तरीके की, इससे मैचिंग का, इससे थोड़ा सा कंट्रास्ट में लेकर चलना है। तो ये जो कलर है ना, ये ना जैसे ग्रे कलर हो गया और क्रीम कलर हो गया, ये बहुत सारे ज़्यादातर कलर्स के साथ कंट्रास्ट में, मैचिंग में चल जाते हैं। तो इसलिए मैंने यही सोचा था कि मैं तो ये तो ग्रे कलर का सोफ़ा लूँगी या फिर मैं क्रीम कलर का लूँगी। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जैसा मैं सोच रही थी ना, जिस हिसाब का मैंने सोचा था कि मुझे सोफ़ा मिलेगा, मुझे उसी तरीके का मिला। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, आप लोगों को भी बहुत पसंद आया। बस सॉरी, मैं आपको प्राइस नहीं बताऊँगी, क्योंकि ना वही जो मैंने बताया कि मुझे डर है, फिर बहुत सारे लोग यही बोलेंगे आपने बहुत खर्चा कर दिया, आप बहुत खर्चा करती हैं, आप बचत के बारे में बात करती हैं, या फिर हाय आप महंगा ले आए, आपको तो इससे सस्ता मिल जाता, ये सब। तो इससे अच्छा है कि इस चीज़ को अभी छुपा कर ही रखा जाए। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये बात बुरी लगे, लेकिन मेरी भी सिचुएशन को समझो, मेरे हालातों को समझो। और बुरा अगर आपको लगा तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, बुरा मत मानिएगा। नहीं बता सकती आपको प्राइस, प्लीज़, ठीक है। तो चलिए बस अब यहीं पर अपने वीडियो का एंड करूँगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।